हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट स्टडी IQ। RO 2023 के हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है पृथ्वीराज तृतीय। इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस हुए। इन्होंने 1991 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन 1992 में तराइन के दूसरे युद्ध में इनकी पराजय हुई, जो कि मोहम्मद गोरी के द्वारा ही हुई। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो यह था जावा और सुमात्रा से। पाल वंशी शासक जो कि देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध करने पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए। इसके लिए अनुरोध किया था बालपुत्र देव ने, जो कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वह थे बालपुत्र देव। यह जावा के शैलेंद्र वंशी राजा थे और जावा क्षेत्र को स्वर्ण भूमि कहा गया है। प्रश्न में गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, तो यह बनवाया था उन्होंने सारनाथ में। यह बौद्ध मतानुयायी थी रानी कुमार देवी, और रानी कुमार देवी ने सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए धर्मराज का स्तूप का भी पुनरुद्धार कराया। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो यह बताया गया है सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशक थे, और उनको अग्निकुलों में से एक भी माना जाता है चौहानों को। तो अग्निकुल सिद्धांत के बारे में भी आप आगे देखेंगे। आला उदल संबंधित थे, तो यह थे महोबा से। महोबा के चंदेल वंशी शासक परमर्दी देव जिनको परमल भी कहा जाता है, परमल, इनके सेनानायक थे ये दोनों। और पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के आक्रमण का सामना किया है इन्होंने, और वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसका वर्णन परमर्दी देव के जीवन पर लिखी गई परमाल रासो के आला खंड से प्राप्त होता है। इसके बारे में जानकारी पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो ये बहुत ही फेमस है, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो ये हैं चंद्रबरदाई। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। इसी में सबसे पहली बार अग्निकुल, राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये है जयानक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा हमीर रासो नहीं लिखा गया है, बल्कि यह लिखा गया है, हमीर रासो लिखा गया है सारंगधर के द्वारा। सारंगधर और बाकी सभी सुमेलित हैं। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, जगनिक के द्वारा आलाखंड लिखा गया है, और नरपति नाल के द्वारा बीसलदेव रासो लिखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जगनिक के द्वारा परमाल रासो लिखा गया है, परमाल रासो, और परमाल रासो का ही एक भाग है आलाखंड, जिसमें आला उदल का विवरण मिलता है। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की है? तो यह है तोमर वंश। तोमर वंश के अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई है। जैजाक भुक्त
प्राचीन नाम था तो यह नाम था बुंदेलखंड का। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो यह थे जैजाक भुक्ति के चंदेल शासक थे धंगदेव। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रमानुसार संयोजित करना है। यहाँ पर देखिए, तो सही क्रम होगा, सबसे पहले आएंगे यशोवर्मा, उसके बाद आएंगे धंग, और फिर धंग के बेटे विद्याधर, और उसके बाद कीर्तिवर्मा। तो ऑप्शन होता है 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया है? तो यह बनवाया गया है परमार भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो यह थी उत्तर बंगाल में। बंगाल का वह क्षेत्र जो असम से लगता है इस तरीके से, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ बंगाल है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र आता है पुंड्रवर्धन, उसको पुंड्रवर्धन भुक्ति कहते हैं इस क्षेत्र को। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे गोपाल। खलीमपुर अभिलेख में यह विवरण मिलता है कि जनता ने बंगाल में व्याप्त मत्स्य न्याय के विरोध में गोपाल को अपना शासक चुना, यानी कि गोपाल जनता के द्वारा चुने गए शासक रहे हैं। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है बिहार में। तक्षशिला के अलावा ज़्यादातर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित रहे, क्योंकि यह सत्ता का बहुत ही बड़ा केंद्र था। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया है? तो यह कराया है धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला, सोमपुर, इन दोनों का ही निर्माण कराया है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की है? तो यह की है धर्मपाल ने। पाल शासक हैं। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है? तो वह है धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई है? तो यह की गई है पाल वंश के शासक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो वह की है धर्मपाल ने। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की है, तो यह की है किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल, ऑप्शन सी। विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? तो यह है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है बिहार में। निम्नलिखित में से किन राजाओं राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? तो एक तो गोपाल हैं, पाल वंशी शासक बंगाल के, और दूसरे हैं नंदीवर्मन पल्लव, ये पल्लव शासक हैं। इन दोनों को ही चुना गया है जनता के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सही होते हैं 2 और 4। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो पूर्व मध्यकाल की बात की जा रही है। ये समय है मुस्लिम आक्रमण के समय भारत के स्थिति का। तो इस समय
तक्षशिला विश्वविद्यालय इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ईसा पूर्व और ईसा के प्रारंभ के समय में महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली? तो यह है दंती दुर्ग। इनके द्वारा ही राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली गई। इन्होंने हिरण्य गर्भाधान नाम का यज्ञ भी संपन्न कराया, जिसमें गुर्जर प्रतिहार को द्वारपाल बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने हिरण्य धार्मिक कार्य कराया? तो वह है दंती दुर्ग राष्ट्रकूट। यहाँ पर दंती दुर्ग सही होगा, राष्ट्रकूट वंश। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ? तो यह हुए हैं अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। नर्मदा किनारे एक सैनिक अभियान के क्रम में गोविंद तृतीय के पुत्र पैदा हुआ है, जो कि अमोघवर्ष थे। ये नर्मदा किनारे एक सैनिक अभियान के दौरान ही पैदा हुए थे। महानतम प्रतिहार राजा था, तो वह था मिहिर भोज। मिहिर भोज सबसे ज़्यादा महान गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो यह उपाधि थी मिहिर भोज की। आदि वराह उपाधि ली थी इन्होंने। और इनकी एक उपाधि प्रभास भी थी। आदि वराह के साथ इनकी एक उपाधि प्रभास भी थी। प्रभास। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है, सबसे पहले आएंगे वत्सराज, और उसके बाद आएंगे नागभट्ट, और फिर महेंद्रपाल, और फिर महिपाल। आंसर होता है बी। सबसे पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट, फिर उसके बाद महेंद्रपाल, और आखिर में महिपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो नागभट्ट द्वितीय भी गुर्जर प्रतिहार हैं, महेंद्रपाल भी हैं, और देवपाल भी हैं। ये भरतृभट्ट नहीं है, तो आंसर होगा भरतृभट्ट। ये तीनों ही गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह करते थे कुमारपाल की सभा को अलंकृत, और कुमारपाल गुजरात के सोलंकी वंश से थे। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नया संवत चलाया है लक्ष्मण सेन ने। इसको लक्ष्मण संवत कहा गया है। लक्ष्मण संवत। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है सेनों द्वारा। सेन वंश के लक्ष्मण सेन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो यहाँ पर कूट चुनने हैं। तो इसमें विज्ञानेश्वर, जिन्होंने मिताक्षरा लिखी है, मिताक्षरा, यह एक मिताक्षरा संपत्ति के बंटवारे से संबंधित नियमों की पुस्तक है, और जीमूतवाहन के द्वारा दायभाग लिखी गई है। दायभाग, जो कि यह भी एक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित नियमों की या विधि की पुस्तक है। और इसके अलावा और हेमाद्री के द्वारा भी चतुर्भुज चिंतामणि नाम की एक पुस्तक लिखी गई है, जिसका संबंध विधि से है, जबकि राजशेखर कवि थे, इनके द्वारा नहीं लिखी गई है कोई भी ऐसी पुस्तक। तो 1, 2 और 4 सही होते हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे?
तो यह पहले महेंद्रपाल के दरबार में रहे, फिर उनके पुत्र महिपाल के दरबार में भी रहे। दोनों ही शासकों ने इनको संरक्षण दिया है। तो इस प्रकार ये बी और सी दोनों ही सही होते हैं। महेंद्रपाल और महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिए हुए हैं वंश और उनकी राजधानी। तो प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। चोल की राजधानी थी तंजौर, परमार की राजधानी थी धारा, और सोलंकी यानी गुजरात के सोलंकी की राजधानी थी अनहिलवाड़। यहाँ पर देखना है कौन से सुमेलित हैं। राजाननुक चंदेल थे, ये सही है। जयाशक्ति परमार नहीं थे। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार थे, और भोज राष्ट्रकूट नहीं थे बल्कि परमार थे। तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 सही हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो यह की थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई है। कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। इसके बाद आएंगे वत्सराज, वत्सराज। इसके बाद आएंगे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। और इसके बाद आएंगे मिहिर भोज, इसके बाद आएंगे महेंद्रपाल, और इनके बाद आएंगे महिपाल। तो यह क्रम है, इसको याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। नाग वत्स से बेबी, नाग बेबी और नाग मिहिर से मम्मी। तो नाग बेबी और नाग मम्मी, और उसके बाद महेंद्रपाल और महिपाल। तो इस तरीके से आप नागभट्ट के क्रम को याद रख सकते हैं, क्योंकि यही इसमें कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन है, वह राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वह थे पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चोल इनसे संबंधित नहीं थे। तो इसमें आंसर होगा 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो वह थे चोल इसका हिस्सा नहीं थे, जबकि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों ही इस संघर्ष में शामिल थे। महोदया किसका पुराना नाम है? तो यह है कन्नौज का। कन्नौज का एक और नाम कान्यकुब्ज भी है, कान्यकुब्ज। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदयश्री के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कन्नौज को। महोदया या महोदयश्री और कान्यकुब्ज इसके नाम हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया? तो वह है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कोयल अलीगढ़ सुमेलित है, महोत्सव नगर महोबा सुमेलित है, महोदय श्री कन्नौज सुमेलित है, जबकि जेजाक भुक्ति यह बुंदेलखंड है, ये कौशाम्बी नहीं है। तो ये गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो यह की है जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। चालुक्य या सोलंकी हैं ये। परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो वह थे उपेंद्र, और इनका यहाँ नाम नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। राजा भोज ने शासन किया है, तो यह किया है धारा पर, धारा नगरी। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो यह लिखी है राजा भोज ने। राजा भोज ने युक्तिकल्पतरु
युक्ति कल्पतरु नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं तो वह हैं भगवती सरस्वती। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो यह थे गांगेयदेव। गांगेयदेव कलचुरी शासक थे, जबकि अन्य तीनों परमार वंश के शासक हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बताने हैं कौन कौन सुमेलित हैं। एक तरफ दिए हैं प्रसिद्ध स्थान, दूसरी तरफ दिए हैं क्षेत्र। तो कौन कौन से सुमेलित हैं? इसमें बोध गया बुंदेलखंड में नहीं बल्कि कहाँ पर है? बिहार में है। खजुराहो बुंदेलखंड में है, बिल्कुल सही। शिरडी यह महाराष्ट्र में है, अहमदनगर क्षेत्र में पड़ता है, विदर्भ क्षेत्र में नहीं पड़ता है। और नासिक मालवा नहीं, यह भी महाराष्ट्र में है। नासिक भी महाराष्ट्र में है और शिरडी भी महाराष्ट्र में है। तिरुपति यह रायलसीमा में है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती इलाका रायलसीमा कहा जाता है। तो यह तिरुपति मंदिर रायलसीमा में है। तो केवल 2 और 5 सही है इसमें। गौड़वहो के रचयिता थे तो यह थे वाकपति। गौड़वहो के रचयिता थे वाकपति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील। इसको अर्घट्टा या रहट कहा जाता है। रहट, इसमें एक कुएं में एक चक्र जैसा लगा होता है जिसमें बाल्टी जैसे घड़े या बाल्टी बंधी रहती हैं और ये इस तरीके से घूमता है और यहाँ पर पानी गिराता रहता है। अंदर से पानी लाता है कुएं से और यहाँ पर गिराता है। तो इस तरीके से इसका सिस्टम रहता है रहट का। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था तो वह था सुल्तान जैनुल आबिदीन। एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, इसलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या है? तो यह है इनका शाही खान। शाही खान नाम है इनका। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे नान्यदेव। कर्नाट वंश मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है, कर्नाट वंश का शासनकाल। तो इससे हमें यह अनुमान लग जाता है कि यह बिहार के क्षेत्र में रहा होगा, कर्नाट वंश बिहार के क्षेत्र में। हालांकि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना तो पूछ ही सकते हैं एग्जाम में कि कर्नाट वंश किस स्थल से संबंधित था, किस जगह से संबंधित था। क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है तो ये वहाँ के बिहार स्पेशल प्रश्नों में से एक रहा होगा, लेकिन आपने यूपी में या और किसी स्टेट में इसको केवल स्थान के रूप में पूछा जा सकता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो वह है हरि सिंह। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो वह मिलती है सोमेश्वर प्रथम के बारे में। चौहान शासक हैं ये। इसके साथ ही पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें।